नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। आज शहरों के बढ़ते विकास ने इसको शहरी सभ्यता का नाम दे दिया है। शहरी विकास के क्रम में हम बात करें तो गांव से कस्बे, कस्बों से उपनगर और उपनगर से फिर महानगर विकसित हो चुके हैं। भारत के कुछ महानगरों की हम बात करें तो कुछ महानगरों में 1 करोड़ के पार जनसंख्या 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इस कारण शहरों की दशा भी काफ़ी ज़्यादा खराब होती दिखाई दे रही है। कई महानगरों में हर प्रकार का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लोग झुग्गी झोपड़ियों में जीवन निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन वहां पर खुली हवा, रोशनी और जल तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ की सड़कों की हम बात करें, सड़कों पर कई वाहन प्रतिदिन धुआं निकालते हैं, जो कि पर्यावरण में घुलकर इसे दूषित कर रहा है। यदि हम बात करें दीपावली की, तो दीपावली में भी पूरे देश में पटाखों के कारण प्रदूषण स्तर हर वर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वर्ष की हम बात करें तो इस वर्ष पर्यावरण पर प्रदूषण का क्या कुछ असर देखने को मिला है, किन कुछ कारणों से हर वर्ष प्रदूषण का जो स्तर है इस तरह से बढ़ता जा रहा है, इन पूरे विषय पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पलाश राठौर जी। पलाश जी, पूरे देश की हम बात करें तो हर वर्ष जिस तरह से प्रदूषण स्तर है जो बढ़ता जा रहा है, किस हद तक प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है? जी रोशनी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर हो या कोई एक छोटा सा कस्बा हो, गांव हो या महानगर हो या मेट्रो जी। सिटी हो, हर जगह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सांस लेना। और आम व्यक्ति जहाँ पे जीवन यापन करता है उसके लिए सांसें बेहद ज़रूरी होती है। हर जीव के लिए जी। सांसें बहुत ज़रूरी है और उस सांसों की कीमत तब समझ आती है जब अपनों को जब घुटन जी। महसूस होने लगती है। जब देखा जाता है कि प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब तो सांस लेना भी जी। मुश्किल हो रहा है। इस तरह की स्थितियां अब बनती जा रही हैं। हम देखें तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है दिल्ली, जो कि कैपिटल, काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति में है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने वहाँ पर पूरी तरह से जी। पाबंदियाँ लगा दी हैं। स्कूलों को बंद कर दिए गए हैं, वर्क फ्रॉम जी। होम शुरू कर दिया गया है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार जी। बढ़ रहा है। पुअर से पुअर स्थिति में प्रदूषण का स्तर पहुँच चुका है। आम व्यक्ति को सांस लेना मुश्किल है, दिखना भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन चुका है कि बहुत ज़्यादा साफ दिखना भी जो है आम जनता को या वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो इस तरह की जब स्थितियां सामने आती है तो सबसे पहले ख्याल आता है इंदौर शहर का और इंदौर शहर के बढ़ते विकास जी। का, क्योंकि हम महानगर की दौड़ में शामिल हैं, महानगर बन चुके जी। हैं। हमारे यहाँ कमिश्नरी लागू हो चुकी है, हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, स्वच्छता में नंबर 1 हो जी। चुके हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके कुछ कारण हैं और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो हर साल हमें दोबारा उसी राह पर, उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि हर साल नवंबर माह में ही क्यों प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, ठंड के दिनों में ही क्यों प्रदूषण का स्तर उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है कि स्थितियां बेकाबू हो जाती है। आम जनता को घुटन सी महसूस होने लगती हैं। हम सोचने लगते हैं कि क्या हम इस स्वच्छता के नंबर 1 आए हुए शहर के हम नागरिक हैं, क्या इंदौरी हैं हम? तो इस तमाम सारे सवालों के जवाब आज हमारे साथ में देने वाले हैं डॉक्टर दिलीप वाघेला जी। सर प्रयोगशाला प्रभारी भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। तो प्रदूषण का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है उन तमाम सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, छने छने एक एक करके सर बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि शहर में दीपावली बन गई, देश में दीपावली बन गई, पटाखे भी छोड़ लिए गए। हम ग्रीन पटाखों की बात कर रहे थे, वह भी हो चुका। गाड़ियों की बात करें, हम ई व्हीकल पर भी आने की बात कर रहे थे, हम ई व्हीकल पर आ चुके हैं। लेकिन बीते सालों के मुकाबले आज भी जितना ज़्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उतना कहीं ना कहीं पहले भी बढ़ा है। क्यों हम इससे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं? क्यों इंदौर की जनता जो स्वच्छता में नंबर 1 कई बार आ चुकी है, क्यों हर बार यहाँ पर आकर फेल हो जाती है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण है कि इंदौर में विकास कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। तो जहाँ पर विकास कार्य होते हैं प्रदूषण होता है, किंतु यदि वहाँ पर सावधानी रखी जाती है तो निश्चित रूप से हम विकास कार्यों से भी होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। किंतु देखा है कि अभी जो राजवाड़ा क्षेत्र में एमजी रोड बनाने का कार्य चल रहा है, उसमें सड़क का चौड़ीकरण हुआ है, तो वहाँ पे काफ़ी खुदाई और दूसरी गतिविधियाँ चल रही हैं, और उसके कारण जो धूल की मात्रा है वहाँ पे बढ़ी है। तो धूल कणों की मात्रा यदि वहाँ बढ़ती है तो जब पश्चिमी हवाएं चलती हैं, तो अभी जैसे हमारा मॉनिटरिंग केंद्र रिगल चौराहे पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर मॉनिटरिंग सेंटर भी उससे प्रभावित होता है, क्योंकि पश्चिमी हवाएं यहाँ तक पहुँचती है।
इसके अलावा हम देखें कि सड़कों की स्थिति कुछ जगह साउथ वेस्ट क्षेत्र में जो केट एरिया है वहाँ पे भी सड़कों की स्थिति ख़राब है, वहाँ पे भी काफ़ी धूल के गुबार उड़ते देखे गए हैं। तो यदि वहाँ की जो हवाएं हैं वो भी सीधे इधर मध्य क्षेत्र की तरफ आ रही है, यानी जो साउथ वेस्ट से चलने वाली हवाएं भी आ रही हैं, तो हमारे यहाँ का जो एक्यूआई शहर का बढ़ रहा है उसका एक कारण वो भी हो सकता है कि सड़कों से होने वाली धूल को हमें रोकना होगा, उसकी सफाई पे और ज़्यादा ध्यान देना होगा। यदि सड़क की स्थिति ख़राब है तो उस सड़क की स्थिति को तुरंत सुधारना होगा, अन्यथा हमारा जो एक्यूआई भी बढ़ने लगा है। जैसे हम रात को देखें तो कल रात को तो 192 था, 192 के करीब एक्यूआई था जो मध्यम स्थिति थी, किंतु अभी देखें तो अभी 247 पर पहुंच गया है जो ख़राब स्थिति है। तो हमें इस पुअर स्थिति में मानते हैं पुअर स्थिति वही ख़राब स्थिति होती है, तो हमें इसमें आने से रोकना होगा, एक्यूआई को कम करने की प्रयास करना। कितना ज़्यादा कैटेगरी में बहुत ज़्यादा क्या मापदंड है जब पुअर में आ जाते हैं हम, जो ख़राब स्थिति में आप जो बात कर रहे हैं? जो एक्यूआई का स्तर है वो 201 से 300 के बीच होने पर उसको ख़राब माना जाता है। और अभी हमारे देखा जाए तो पिछले माह अक्टूबर में हम करीब 2 दिन ख़राब स्थिति में रहे थे, एक दिन दिवाली के पहले और दिवाली के दूसरे दिन। दिवाली के दिन हमारा मध्यम में ज़रूर था और 15 अक्टूबर के से हम देखें कि हम सीधे मध्यम स्थिति में ही चल रहे हैं। उसके पहले हम संतोषजनक स्थिति में रहे थे, किंतु 21 दिन हो चुके हैं और ख़राब और मध्यम स्थिति से हम उभर नहीं पाए हैं क्योंकि संतोषजनक स्थिति नहीं आ पाई है। तो हमें कम करने के लिए अभी से प्रयास शुरू करना होंगे। सर क्या सिर्फ सड़कें ही इसकी जवाबदार हैं या आम जनता भी इसकी जवाबदार है? हम जितनी तेज़ी से शहर के मोटर व्हीकल हम खरीद रहे हैं, हम डीजल और पेट्रोल के जो मोटर व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं, हम ई व्हीकल का ज़रूर उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उतने ज़्यादा ई व्हीकल हम नहीं उपयोग में ला पा रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से शहर में जो पब्लिक वाहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कम होता जा रहा है और व्यक्ति कोरोना काल के बाद से अपने खुद के स्वयं के वाहन का उपयोग ज़्यादा कर रहा है। क्या यह भी वजह है कि कहीं ना कहीं इसका जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, या और भी कुछ ऐसी वजह है क्या सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को या सड़कों को दोष दे करके हम अपने आप को बचा सकते हैं? नहीं, यह भी एक वजह जो आपने बताया वो ठीक बात है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम की स्थिति भी अभी शहर में काफ़ी जगह बन रही है। तो जहाँ ट्रैफिक जाम होता है वहाँ CO लेवल और दूसरा प्रदूषक तत्वों की मात्रा वहाँ पर बढ़ती है। इसके अलावा हम देखें कि जो हमने पिछले वर्ष में एक रेड लाइट पर इंजन ऑफ की गतिविधि शुरू की थी, वो कैंपेन हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, उसमें प्रदूषण कम भी हुआ था। तो वो कैंपेन हमें फिर से शुरू करना चाहिए, उसमें अवेयरनेस लाना चाहिए। हालांकि जो लोग समझते हैं वो रेड लाइट पर इंजन ऑफ रखते हैं और उसमें हमने कई जगह टाइमर की स्थिति भी बढ़ाई है, कई जगह टाइमर नहीं लगे थे, वो टाइमर भी प्रशासन ने लगवाए हैं ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से। तो उनकी स्थिति को देखते हुए यदि हम फिर से वो अभियान रखें, ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं होने दें, सड़कों की स्थिति को सुधारें और औद्योगिक प्रदूषण को भी, क्योंकि कई बार ये होता है कि ठंड के दिनों में औद्योगिक प्रदूषण की मात्रा भी हमें ज़्यादा दिखाई देती है। तो औद्योगिक प्रदूषण भी एक कारण है। इसके अलावा एक कारण है कि अभी जो है सोयाबीन की फसलें कट चुकी हैं, तो वहाँ पर जो पराली जो उनका जो वेस्ट वहाँ बचा है उसको पराली के रूप में, नरवाई के रूप में जलाना शुरू कर देते हैं। तो यदि छोटी छोटी जगह आगजनी भी होती है और उसको जलाया जाता है तो वो धुआं बहुत देर तक उठता है और काफ़ी दूर तक जाता है, तो वह हमारे शहर के वायु प्रदूषण को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। सर इंदौर की बात करें या प्रदेश के कई ज़िलों में इस तरह की स्थिति है, हम मध्य प्रदेश की पूरी ही बात करें तो क्यों हम अब तुलनात्मक रूप से हम दिल्ली से आंकने लगे हैं अपने आप को? क्यों हमारी स्थितियां ऐसी अब डराने लगी है? क्यों भयावह स्थिति बन चुकी है? क्यों भय पैदा होने लगा है कि कहीं हमें भी इस तरह के लॉकडाउन का जो अघोषित लॉकडाउन का पालन ना करना पड़ जाए, हमें वर्क फ्रॉम होम ना करना पड़ जाए, हमारे बच्चों को स्कूलों से छुट्टी। हमने एक दौर देखा था जब हमने देखा था कि इंदौर शहर का हर नागरिक अपने घरों में बंद था, लेकिन उस समय एक वायरस शहर में घूम रहा था, वो पैर पसार रहा था। क्या यह उस वायरस से भी घातक साबित हो सकता है जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है? क्यों दिल्ली में इस तरह की स्थितियां पैदा हुई? देखिए, बिल्कुल ऐसा होने में देर नहीं लगती, क्योंकि प्रदूषण के स्तर को यदि तुरंत नियंत्रित नहीं किया जाता है, स्रोत पर नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो निश्चित रूप से बढ़ सकता है। जैसे अभी हम ठंड यदि बढ़ती है तो लोग अलाव जलाना शुरू कर देते हैं। विगत वर्ष हमने अलाव पे काफ़ी प्रतिबंध रखा था, नगर निगम ने भी इसमें काफ़ी सहयोग दिया था। पहले तो नगर निगम ही प्रोवाइड करता था सर? हाँ, पहले नगर निगम करता था, किंतु विगत वर्ष हमने सुझाव दिया था कि ये जो अलाव जलाने की स्थिति इसको रोका जाए और वहाँ पे या तो हीटर का उपयोग किया जाए
या उन्हें गर्म कपड़े दिए जाएं, जो चौकीदार वगैरह जो इस तरह की गतिविधियां करते हैं, क्योंकि जो रात में ड्यूटी देते हैं। सर, रैन बसेरों में जो गरीब तबका है या ग्रामीण इलाकों में हम बात करें जहाँ पर बिजली भी पर्याप्त नहीं रहती है, हालांकि हम बात करते हैं कि हमारे पास में बिजली का पर्याप्त है, अत्यधिक बिजली है, लेकिन कहीं ना या कहीं यह स्थिति है, यह हमें स्वीकारना होगा कि देर रात जब आम व्यक्ति, जब सड़क पर गरीब तबका या वह बेहज़ारा व्यक्ति जब सड़क पर ठिठुरता हुआ दिखाई देता है, तो उसे अलाव जलाने के अलावा या अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप के शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए उसके पास में और कोई चारा नहीं रहता है। क्या वह हीटर कहाँ से लेकर आएगा, या वो गर्म कपड़े या कोई दानदाता मिल गया ठीक है, लेकिन वह स्थिति जब कोई शहर से बाहर नहीं निकलता है, आगामी दिनों में ऐसी ठंड पड़ने वाली है, वहाँ पर उस मुकाम पर जाकर हम क्या सोचेंगे, किस तरह से व्यवस्था? देखिए, वह तो इस स्थिति में नहीं रहता है कि हीटर या अन्य सामग्री जुटा सके, उसके लिए तो प्रशासन को ही मदद करना होगी, किंतु अलाव जलाने के लिए जो सामग्री पहले उपलब्ध कराई जाती है उसको रोकना होगा, क्योंकि ये अलाव जलने से निश्चित रूप से वहाँ के प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, और ये पूरे शहर के प्रदूषण के स्तर को खराब करती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें उन बातों पर बारीकी से ध्यान दिया जाए। हम उलन कपड़े और ये जो गरीबों को बांटते हैं या वृद्धाश्रम में बांटते हैं, उसको पे ध्यान दिया जाना चाहिए, बजाय कि लकड़ियाँ अलाव सामग्री को देने के। और इसके अलावा जो कार्यालय प्रमुख होते हैं, उन लोगों को भी ये ध्यान देना है कि इस तरह से अलाव जलाने की गतिविधि उनके कार्यालय में ना हो, क्योंकि इस तरह की गतिविधि हमारे शहर की आबो हवा को ख़राब करती है और एक नई परेशानी पैदा करती है, क्योंकि ये सब सांस के द्वारा जो महीन धूलकण हैं, वो धूलकण हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं और हमारे शरीर में फेफड़ों और दिल के रोगियों को भी बढ़ा रहे हैं और कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। उम्र कम होने की बात की जाती है कि हमारी उम्र जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है। पहले के लोग हम बात करें तो 100 साल, 110 साल, 102 साल जीते थे। आज के टाइम में हम बात करें तो 50 साल, 55 साल, 60 साल बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद में व्यक्ति रिटायरमेंट मानता है, अपने आप को रिटायर्ड होने की जो सरकार ने गाइडलाइन तय की, उसके बाद से ही वह दुनिया से रिटायर्ड होने की बात करता है। क्या यह कारण सब इसी से जो है जोड़कर देखना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यदि प्रदूषण का स्तर ज़्यादा रहेगा और उस हवा को हम अपने सांस के द्वारा अंदर लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी आयु पर, हमारे स्वास्थ्य पर, दोनों पे प्रभाव पड़ेगा। ये देखा गया है कि जो स्वच्छ वायु में अच्छी जगह रहते हैं, जहाँ स्वच्छ वायु ग्रहण करते हैं, उनकी उम्र भी ज़्यादा होती है और निरोगी भी होते हैं। तो जैसे पहाड़ियों पर रहने वाले पहले हमारे ऋषि मुनि भी जो पहाड़ी पर रहते थे, वो बहुत लंबे समय तक जीते थे, उन्हें कोई स्वास्थ्य की बीमारी भी नहीं होती थी, तो काफ़ी अच्छी परिस्थितियों से वो गुजरते थे। किंतु आज हम भीड़ भरी जगहों पर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, बहुत क्राउडेड जगह है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, वाहनों का उपयोग, ईंधन का उपयोग और अन्य ऐसी गतिविधियां हो रही है, उसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर, वायु पर, दोनों पे प्रभाव पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि ऐसी गतिविधियों को हम नियंत्रित करने के लिए अभी से प्रयास करें। सड़कों की धूल को रोकने का, औद्योगिक प्रदूषण को रोकने का, पराली जलाने से रोकने का या अलाव जलाने से रोकने का। पराली पर ही आने वाला था सर, मेरा अगला सवाल भी यही था कि पराली जो है किसानों को समझाइश देने के बावजूद, एग्रीकल्चर जो वैज्ञानिक हैं या मौसम वैज्ञानिक हैं लगातार समझाइश दे रहे हैं, उसके बावजूद पराली जलाने का दौर जारी है। हालांकि यह स्थिति पंजाब में ज़्यादा हुई है, इसके कारण दिल्ली का बताते हैं कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है वह उसका स्तर बढ़ा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। लेकिन क्या इंदौर या मध्य प्रदेश में भी इस तरह की स्थितियां हैं? क्या इंदौर का या आसपास का किसान समझदार नहीं है? उन्हें या गाइडेंस की आवश्यकता है? गवर्नमेंट को किस तरह का कोई नए नियम निकालना चाहिए? देखिए, पराली पे नियम ऑलरेडी निकला हुआ है, नियम बना हुआ है, उस नियम को पूरी तरह से सख्ती से इम्प्लीमेंट कराना है। पराली नहीं जलने देना, ये शासन प्रशासन सभी की जिम्मेदारी होती है और उसमें किसानों के जो सहयोग की बहुत अपेक्षा होती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने छोटे से स्वार्थ के लिए कि उनका जो पराली का जो कचरा है उसको डिस्पोजल करने के लिए उनको पैसा यदि ज़्यादा लगता है तो वो नहीं करते हैं और सीधे वहाँ काटते भी नहीं हैं और वहीं जलाना शुरू कर देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हमें यदि उस पराली के कचरे को या जो कृषि वेस्ट है उसे एकत्रित कर हम उसको फिर से उपयोग करना शुरू कर दें, तो हम उससे करोड़ों की आय प्राप्त कर सकते हैं और उससे हम प्रदूषण बढ़ने से बचा सकते हैं। और क्योंकि हमने देखा है कि कृषि कार्यों से ही करीब 22% जो डस्ट उड़ती है या प्रदूषण का वो कंट्रीब्यूशन होता है वो 22% है। और हम देखें कि हमारे घरेलू और ये सड़कों की गतिविधि या प्राकृतिक धूल उड़ने की गतिविधि या निर्माण गतिविधियाँ हैं, इससे भी कम से कम 18% प्रदूषण होता है। तो हम ये दो बड़े प्रमुख स्रोत हैं। उद्योगों को हम सीधे नियंत्रित कर सकते हैं, किंतु ये जनता के सहयोग से ही हो सकते हैं। तो इसमें जन सहयोग की
किसानों की जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। इंदौर में चूँकि बहुत जागरूक शहर है, इंदौर के आसपास के लोग भी इंदौर की स्वच्छता अभियान से बहुत जागरूक हो चुके हैं। तो दिल्ली जैसी स्थिति यहाँ बनेगी ऐसा संभव नहीं लगता, किंतु हमें उस पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक ध्यान देते रहना पड़ेगा। सड़कों की स्थिति को निरंतर सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अभी कई स्थिति खराब हो गई है। इस बार जो पानी गिरा है उसके वर्षा के दिवस कम थे। हमने देखा कि इस बार हमारा जो AQI का स्तर है वो पिछले वर्ष की तुलना में पानी ज़्यादा गिरने के बावजूद भी उतना कम नहीं हो पाया। उसका कारण ये कि वर्षा दिवस कम रहे। वर्षा बहुत ज़्यादा हुई, कम समय में ज़्यादा वर्षा हुई, जबकि पिछले वर्ष ये हुआ था वर्षा भी ठीक हुई थी और वर्षा दिवस बहुत थे, यानी रुक रुक के धीरे धीरे वर्षा होती रहती थी। तो उससे प्रदूषण का स्तर कम रहा, AQI कम रहा था। और इसी कारण एक माह तो अच्छी स्थिति में रहा, 50 से कम रहा, और 4 माह संतोषजनक रहा था, जबकि इस बार सिर्फ 4 बार संतोषजनक रहा है और अच्छी स्थिति में नहीं रह पाया। तो उसका एक कारण है। तो इन सबको नियंत्रण के लिए हमें जन जागरूकता को और बढ़ाना होगा और अभी से प्रयास करना होंगे, क्योंकि अभी समझ लीजिए कि आप नवंबर और दिसंबर इन 2 महीनों में ही प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता है और हम रेड जोन में न पहुँचें, हमारी पुअर स्थिति में न पहुँचें। ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमें और अधिक सख्त होने की आवश्यकता है और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। जी रोशनी, आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा हो, किसी तरह का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सर लगातार हर बात का सटीकता से और व्यवस्थित जवाब दे रहे हैं। पलाश जी, जिस तरह से सतत विकास की हम बात करें या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, उसकी काफ़ी मुद्दे चर्चा में रहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है भारत में, लेकिन प्रदूषण की हम बात करें तो प्रदूषण कितना कुछ बाधा उत्पन्न कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सर, हम डेवलपमेंट की जिस तरह से बात करते हैं तो उसमें किस तरह की चीज़ें जो हैं बाधा उत्पन्न कर रही है, प्रदूषण कितना बाधा उत्पन्न कर रहा है इसको लेकर के? प्रदूषण के कारण जो हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें भी दिक्कत आती है। पर यदि हम जो डेवलपमेंट विकास कार्य कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें कि हम काम भी करते रहें और प्रदूषण भी ना हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, ऐसा काम करें। जैसे सड़कों का निर्माण चल रहा है या खुदाई चल रही है तो वहाँ हम पानी छिड़कते रहें, वहाँ की सफाई निरंतर करते रहें। कई जगह कच्ची जगह छोड़ दी जाती है और वहाँ से जब ट्रैफिक गुजरता है तो वो धूल के गुबार उड़ते हैं, तो वो धूल के गुबार न उड़ें उसके लिए वहाँ ज़रूरत है इस बात की कि थोड़े से हिस्से को पक्का रखा जाए जिसमें से वाहन गुजरते हैं, तो वहाँ धूल नहीं उड़ेगी, क्योंकि ये धूल कण बहुत दूर दूर तक जाते हैं। अभी आप देखिए कि हवा नहीं चल रही है, काम कंडीशन है, शांत हवा है, और यदि हवा चलती भी है तो 7-8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो इसके कारण फ्रेश हवा, जो ताज़ी हवा है, वो हम तक नहीं पहुंच पाती है, और जो प्रदूषण या धूल कण या हवा में उठ गए हैं वो हवा में तैरते रहते हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। तो हमें विकास के साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए काम करना होगा। जी रोशनी, जिस तरह से हमने बात की, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रयोगशाला प्रभारी रहे हैं पूर्व में डॉक्टर दिलीप वाघेला, और अभी भी लगातार सर प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश या इंदौर में जिस तरह से विकासशील हम गति पर हैं, विराजमान हैं, साथ ही साथ हम जिस तरह से महानगरों की श्रेणी में जो है सतत आगे बढ़ रहे हैं, विकासशील जो है प्रदेशों में हम आगे बढ़ रहे हैं, इंदौर शहर लगातार विकास की स्थिति में जो है बढ़ रहा है, उसी को लेकर के प्रदूषण का स्तर भी बना रहे या बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में ना पहुँचे। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को, प्रशासन को और जनता को साथ मिलकर काम करना होगा। जहां प्रशासन जिस तरह से निर्माण काम करने वाली जो जगहों पर है या निर्माण कार्यों के प्रोजेक्ट में प्रदूषण का स्तर ना बढ़े, इसको लेकर के यदि एक नोटशीट तैयार करे या इस तरह का एक एग्रीमेंट पहले से ही कर ले कि जो एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं उन्हें इसका ध्यान रखना है कि प्रदूषण का स्तर ना बढ़े, वहाँ पर जो है विकास जो हो रहा है जिसके कारण किसी भी तरह की ऐसी स्थिति ना बने कि धूल के कण या गुब्बार बाहर उड़े, या गाड़ियों को लेकर के जब आम व्यक्ति जब निकले तो उसके कारण जो है प्रदूषण का स्तर ना बढ़े, वहाँ देखने की आवश्यकता। साथ ही साथ किसानों को पराली जलाने के लिए मनाही है और उसका सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। प्रदूषण का स्तर तभी कम होगा जब हम जो है ई व्हीकल का उपयोग करेंगे या फिर
हम पब्लिक जो है ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे। हम अपने वाहनों को यदि कम चलाएंगे और सिग्नल पर इंजन ऑफ कर देंगे, या हम जितना कम ईंधन का उपयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। यह भविष्य तय करेगा कि किस तरह की स्थिति में हम पहुंचते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली या अन्य राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में अब जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तो हम उस कैटेगरी में ना आए, हम उस परिस्थिति में ना आए, उसके लिए आम जनता को मिलकर प्रशासन का, शासन का और एनजीओज़ का या समाजसेवी संस्थाओं का साथ देने की आवश्यकता है। जी, पलाश जी, इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता पलाश राठौड़ जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में हम बात करें, मध्य प्रदेश में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी हद तक प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है। सर्दी के मौसम में हम बात करें तो पराली जलाने से प्रदूषण में काफ़ी कुछ बदलाव आता है। पराली जलाने की सख्त मनाही कर दी गई है, लेकिन फिर भी किसान अभी भी पराली जलाते हैं, जिसके कारण प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। सतत विकास में प्रदूषण बाधा बन रहा है। इसके अलावा हम बात करें जनसंख्या, तो जनसंख्या का सबसे बड़ा रोल रहता है, सबसे बड़ी भूमिका रहती है पूरे देश के विकास के लिए। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या नियंत्रण की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। प्रदूषण को रोकने के लिए भी जनसंख्या का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। लेकिन इसके अलावा हम बात करें त्योहारों की, दीपावली की हम बात करें तो दीपावली में जिस तरह से पटाखे जलाए जाते हैं, हर वर्ष दीपावली के समय में प्रदूषण का स्तर जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर प्रदूषित पानी मिल रहा है। उसके अलावा बात करें, रोशनी तक वहाँ पर नहीं पहुँचती है। काफ़ी लोग इससे प्रभावित होते हैं, पूरा देश इससे प्रभावित हो रहा है और अब विकल्प खोजने की ज़रूरत है। देश की जनता की हम बात करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो लोगों को प्रशासन का सहयोग करने की आवश्यकता है। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DGNA न्यूज़।